नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल जी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग पे सुनील सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं करंट बेस्ड जीएससी की प्रैक्टिस सेट 30 लेकर मैं आपके बीच में हूं। और इसमें भी पुराने प्रैक्टिस सेट की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन लेकर मैं आपके लिए आया हूं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। ये रहा आज का पहला प्रश्न। दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? विकल्प आपके सामने: ए सुपीरियर झील, बी विक्टोरिया झील, सी चिल्का झील और डी मिशिगन झील। साथ ही इसका राइट आंसर है सुपीरियर झील। अब ये सुपीरियर झील कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अमेरिका में जो 5 महान झीलें हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इनका कुछ हिस्सा पड़ता है, आपके यूएसए में कुछ कनाडा के अंतर्गत आता है। तो वो 5 महान झील कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी सुपीरियर है, दूसरी है आपकी मिशिगन, तीसरी आपकी यूरन, एरी और एंटीरियो। ये 5 महान झील हैं। इसमें से जो सुपीरियर झील है वो विश्व की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। और इसके बाद यदि बात करें आपको, तो इसके बाद आपकी आती है विक्टोरिया झील, जो आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। ये पांचों महान झीलें मिलकर, इनको ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है, ये पांचों मिलकर पृथ्वी पर ताज़े पानी का सबसे बड़ा जुड़ा हुआ क्षेत्र भी बनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत किस शहर को वायु गुणवत्ता सुधारने के मामले में देश का नंबर 1 शहर घोषित किया गया है? विकल्प आपके सामने: ए इंदौर, बी वाराणसी, सी आगरा, डी जोधपुर। साथ ही उसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है: इंदौर, वाराणसी, आगरा और जोधपुर। इसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से बताएं आपको। तो जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसको जनवरी में 5 वर्ष हो गए। और क्लाइमेट ट्रेंड्स और रेस्पायर साइंस द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट में पाया गया है कि वायु गुणवत्ता सुधारने के मामले में भारत में जो वाराणसी है, वाराणसी वो आपका नंबर 1 स्थान पर रहा है 131 शहरों में। इसमें इसने क्या उल्लेखनीय प्रगति की है? तो इसमें जो प्रगति की हुई है कि जो PM 2.5 के जो कण होते हैं उनके प्रदूषण में 72% तक की इसने कमी करने का उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इसलिए ये स्वच्छ वायु सर्वे कार्यक्रम के अंतर्गत जो वायु गुणवत्ता सुधारने के मामले में देश का नंबर 1 शहर घोषित किया गया है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य में गिद्धों की घटती आबादी को संरक्षित करने के लिए गिद्ध रेस्तरां की स्थापना की गई? किसकी स्थापना की गई साथियों? गिद्ध रेस्तरां। राज्य हैं आपके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इन 4 राज्यों में से बताना है आपको कि किस राज्य में गिद्ध रेस्तरां की स्थापना की गई है। तो वो साथियों राज्य है आपका झारखंड। झारखंड में कोडरमा में गिद्ध रेस्टोरेंट बनाया गया है ताकि गिद्धों की घटती आबादी को संरक्षित किया जा सके। और क्या इसका उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है गिद्धों का पर पशुधन दवाओं, विशेषकर डाइक्लोफेनेक, जो डाइक्लोफेनेक दवा हम पशुओं को देते हैं और जो पशु मृत हो जाते हैं तो गिद्ध उसी मीट को खाते हैं, तो वो डाइक्लोफेनेक दवा उनके अंदर भी चली जाती है, जिससे क्या गिद्धों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो गिद्ध मर जाते हैं। तो इनके प्रतिकूल प्रभाव का समाधान भी करना है इसका उद्देश्य। और वहाँ पर एक हेक्टेयर क्षेत्र में जो है एक गिद्ध रेस्तरां बनाया गया है
और ये अनडिस्टर्ब्ड एरिया है, इसको चारों तरफ से बांस की बाड़ द्वारा शेडेड कर दिया गया है, जिससे कि अन्य कोई जानवर वहाँ पर उनको गिद्धों के जो है कोई उनको किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस न हो। और वहाँ पर उनको गैर विषैले और डाइक्लोफेनेक मुक्त मांस भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि झारखंड में अधिक से अधिक संख्या में गिद्धों की वृद्धि हो सके, जो कि लगभग लुप्तप्राय हो गए। चलते अगले प्रश्न की तरफ। वेटलैंड सिटी प्रत्यायोजन योजना के तहत निम्नलिखित में से किस शहर को नामांकित नहीं किया गया है? पहली बात तो साथियों ये है कि ये वेटलैंड प्रत्यायन योजना है क्या, इसके बारे में पहले बात करते हैं। जैसे आर्द्र भूमियाँ हैं उन्हीं को वेटलैंड इंग्लिश में कहते हैं। प्रत्याय योजना का जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, वहाँ पर एक जो है स्वच्छ कार्यक्रम है, ये कोई बाउंडेड नहीं, कैसा है, स्वच्छ कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि शहरी आर्द्र भूमि की सुरक्षा और प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रयास करने वाले शहरों को पहचानना और उनको सम्मानित करना। तो ये योजना है कौन सी आपकी? वेटलैंड सिटी प्रत्यायोजन। मतलब जो शहरी क्षेत्र में जो नम भूमियाँ हैं उनको संरक्षित करने के लिए शहरों को प्रमोट करना, और जो शहर इसमें कामयाब हो उनको पुरस्कृत भी करना, सम्मानित करना। इसमें जो आपके भारत के शहर सम्मिलित किए गए हैं वो हैं आपके इंदौर, भोपाल और उदयपुर। आगरा को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आगरा। ये पूछा गया है किस शहर को नामांकित नहीं किया गया है, तो नहीं किया गया है आगरा को। अभी सर पूछे ये इंदौर, भोपाल, इनमें क्या ऐसी चीज़ है? तो आपको इंदौर तथा इसके पास एक सिरपुर झील है, वो भी वेटलैंड है, उसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3.5 किलोमीटर से ऊपर ही है। भोपाल में भोज वेटलैंड है, उसको भी संरक्षित करना है। और उदयपुर में तो झीलों का ही, उदयपुर झीलों का शहर ही कहा जाता है। इसमें पिछोला है, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, काफ़ी अच्छी। अगर शाम को आप कभी उदयपुर घूमने जाएं तो झीलों के किनारे घूमने के लिए जाएं तो बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। और इसके ऊपर जो एक मेमोरियल है, वहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ से देखेंगे तो चारों तरफ झीलें दिखाई देती हैं, और शहर का जो क्षेत्र दिखाई देता है, दृश्य, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में चिन्हित किया गया है? किस पार्क को डार्क स्काई पार्क के रूप में चिन्हित किया गया है, ये प्रश्न है। तो साथियों ये आपका विकल्प आपके सामने: ए पेंच टाइगर रिजर्व, बी दुधवा टाइगर रिजर्व, सी काजीरंगा टाइगर रिजर्व, डी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो साथियों ऐसा विश्व में टोटल ऐसे 5 डार्क स्काई पार्क घोषित किए गए हैं। भारत में जो पहला पार्क है, अब देखिए आपको भी जब परीक्षा में प्रश्न आता है तो उसके लिए पहला और अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें जो भारत के लिए पहला है डार्क स्काई पार्क, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला डार्क स्काई पार्क है आपका पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व ये है आपके जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है जो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस प्रश्न के दृष्टिकोण से। और आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है, खमशिन नामक गर्म पवन किस देश में प्रवाहित होती है? खमशिन नामक गर्म पवन किस देश में प्रवाहित होती है? तो इसका राइट विकल्प सामने आपके: ए स्पेन, बी मिस्र, सी चिली, डी इटली। साथ ही खमशिन नामक जो गर्म पवन है ये प्रवाहित होती है आपके मिस्र देश में, मिस्र में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में एक फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया है?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किस शहर में एक फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया है? विकल्प आपके सामने, ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी आगरा। साथ ही ये किया गया है योगी जी द्वारा प्रयागराज में। प्रयागराज में इसका उद्घाटन किया गया है, अनावरण किया गया। चलते अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में कितने पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? पीएम श्री स्कूल कितने जो है इनका शुभारंभ किया गया है वो बताना है आपको। विकल्प आपके सामने, ए 928, बी 575, सी 765, डी 972। साथ ही आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से ये 7वां और 8वां प्रश्न दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप यूपी की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो, क्योंकि ये आपकी यूपी समसामयिक का हिस्सा है। तो साथियों, जो उत्तर प्रदेश में पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ किया गया है उनकी संख्या है आपकी 928। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी की परीक्षाओं के संबंध रिलेटेड। चलते अगले प्रश्न की तरफ। जनवरी माह में राजस्थान के किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया है? जनवरी माह में राजस्थान के किस शहर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया है? आपको बताना। बीकानेर, सी जैसलमेर, डी भरतपुर। इनमें से बताना साथियों आपका जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया है साथियों आपके बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। और इसका जो इसमें महोत्सव में घरेलू और विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में शामिलित हुए थे और इस दौरान पर्यटन विभाग द्वारा विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। प्रतिभागियों में उत्साहपूर्ण रंगोली, मेहंदी और ड्राइंग प्रतियोगिताओं में अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माई स्कूल माई प्राइड नामक अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? माई स्कूल माई प्राइड नामक अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? विकल्प आपके सामने, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी है आपका उत्तराखंड। आपको बताना है साथियों कि माई स्कूल माई प्राइड अभियान है ये किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका साथियों राइट आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्कूलों और छात्रों के विकास के विभिन्न पहलुओं में योगदान करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। यह अभियान अपना विद्यालय कार्यक्रम जो चल रहा है उसी का हिस्सा है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? देश के पहले बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में? विकल्प आपके सामने, ए मथुरा, बी आगरा, सी मैनपुरी और डी है आपका लखनऊ। बताना चाहती हूँ आपको उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला बालिका सैनिक स्कूल
इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये साथियों किया गया है आपके मथुरा जिले में वृंदावन में एक स्कूल है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, उसका उद्घाटन 1 जनवरी को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? यह प्रश्न आपके सामने, और विकल्प आपके सामने। ए मणिपुर, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी उपयुक्त तीनों। बताना साथियों आपको 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। साथियों मनाया जाता है आपका तीनों ही राज्य हैं, मणिपुर भी, मेघालय भी, त्रिपुरा भी, उपयुक्त तीनों इसका राइट आंसर हुआ। और 21 जनवरी 1972 को तीनों पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसलिए 31 जनवरी को 3 राज्य आप याद रखना, ऐसे याद कर लो आपके 22 जनवरी को राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, तो 21 जनवरी को एक दिन पहले इन 3 राज्यों का, मणिपुर, मेघालय का और त्रिपुरा का स्थापना दिवस था। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। किस शेयर बाजार को पछाड़कर भारत का शेयर बाजार विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है? विकल्प आपके सामने। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी हांगकांग, सी जापान और डी चीन। आपको बताना है कि किस शेयर मार्केट को पीछे छोड़कर भारत का शेयर मार्केट विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया। तो साथियों इसका राइट आंसर है आपका हांगकांग। हांगकांग, और ये हांगकांग जो है चीन के अधीन अभी आ रहा है, लेकिन उसका अलग से शेयर मार्केट रहा है। ये पहले ब्रिटेन का अधीन था, बाद में ये चीन को मिल गया। और अभी अगर विश्व के 3 सबसे बड़े शेयर मार्केट की बात करें तो नंबर 1 पर आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 पर आता है चीन का स्टॉक मार्केट, और नंबर 3 पर आता है जापान का स्टॉक मार्केट। नंबर 4 पे पहले हांगकांग का था, लेकिन अब नंबर 4 पर हो गया है इंडिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का पासपोर्ट दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट्स में कौन से स्थान पर है? साथियों किसी देश के पासपोर्ट की जो रैंकिंग होती है उससे उस देश की जो है अंतर्राष्ट्रीय साख या प्रतिष्ठा का भी ज्ञान होता है। तो नंबर 1 पर जो देश है जिसका सबसे मजबूत पासपोर्ट माना गया है वो है आपका सारे यूरोपीय देश हैं। उसमें नंबर 1 पर आपका फ्रांस है, फिर जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन हमें देखना है कि हमारे भारत का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट में कौन से स्थान पर है। विकल्प ए है आपके सामने 15, बी 45, सी 80वां स्थान और डी 72वां स्थान। तो साथियों ये इसमें आप हमारे देश के पासपोर्ट का जो स्थान है वो है 80वां, 80। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम किस स्थान पर हैं। ये गलतफहमी में न रहें कि हम जो भारत बहुत तेज़ी से बहुत बड़े स्तर पर है, अभी हम बहुत पीछे हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बहुत पीछे। कहने के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन विकसित भारत बनाना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है।
लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर हम सब लोग एक साथ मिलकर लग जाएंगे, पूरे देशवासी और देश के हिस्से में चिंतन मनन करेंगे, तो भविष्य में हम भी विकसित देश बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपने अंदर की जो तमाम सारी परेशानियां हैं, जो ऐसी बिंदु हैं जिन पर हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे देश हैं उनका पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, जबकि भारत जैसे देश का पासपोर्ट दुनिया में 80वें नंबर पर है। फिर भी भारतीय पासपोर्ट से 62 देशों तक वीज़ा मुक्त पहुंच को आसान बन जाती है। अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो आप बिना वीज़ा के 62 देशों की यात्रा कर सकते हैं। और इसमें सबसे उच्च स्थान पर नाम आता है फ्रांस का, और सबसे निम्न स्थान पर पासपोर्ट है वो है आपका अफगानिस्तान। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? साथ ही फिर से आपको ज्ञान हो जाएगा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि हम भारत के टॉप देश बनने जा रहा है। अभी बहुत पीछे हैं, बहुत काम करना बाकी है। कहने में करने में बहुत अंतर होता है। ये जो फोर्ब्स की रिपोर्ट जारी हुई है विश्व की सबसे मजबूत करेंसी की, इससे भी आपको हमारे रुपए की जो वास्तविक स्थिति उसका ज्ञान हो जाएगा। तो हमारा रुपया, हम आपको बता दें, आपको टॉप 10 में भी नहीं है, टॉप 20 में भी कहीं नहीं आ रहा है। सबसे जो मजबूत करेंसी है वो है आपके विकल्प पहले आपके सामने है। ए अमेरिकी दिनार, बी कुवैती दिनार, सी ओमानी रियाल और डी बहरीनी दिनार। साथियों, सबसे मजबूत जो करेंसी मानी गई है वो है आपकी कुवैती दिनार। छोटा सा देश है कुवैत, लेकिन उसकी करेंसी बहुत मजबूत है। जबकि यूएस का जो डॉलर है ना, वो 10वें नंबर पर है, 10th पोजीशन पर है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने तेल उत्पादन कोटा पर विवाद के कारण तेल उत्पादक संगठन ओपेक से बाहर आने का निर्णय लिया है? साथी, ओपेक क्या है? तो ये तेल जो उत्पादक देश है उनका एक संगठन है, और इसका जो मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो अभी वर्तमान में एक देश ने जो तेल उत्पादन कोटा पर कटौती का जो विवाद चला है उसमें उसकी बात नहीं सुनी गई, तो उसने कह दिया हम इस संगठन को छोड़ रहे हैं, हम ओपेक से बाहर आ रहे हैं। कौन सा देश है वो बताना है आपको। विकल्प आपके सामने, ए सऊदी अरब, बी कुवैत, सी ईरान, डी अंकोला। साथियों, वो देश है आपका अंकोला। अंकोला ने 2024 के लिए अपने आउटपुट कोटा में कटौती करने के ओपेक प्लस के फैसले का विरोध किया था, और अंकोला जो है अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जो लगभग प्रतिदिन 1.1 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है उसका प्रोडक्शन करता है। हाल के वर्षों में कतर भी, इक्वाडोर और इंडोनेशिया भी ओपेक की सदस्यता त्याग चुके हैं। 1919 में कतर ने इसकी सदस्यता छोड़ी, इक्वाडोर ने 2020, कतर ने 2019 में, इक्वाडोर ने 2020 में, और इंडोनेशिया ने 2016 में ओपेक की मेंबरशिप छोड़ दी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में बिम्स्टेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? बिम्स्टेक साथियों संगठन है आपका। बिम्स्टेक संगठन का जो महासचिव है वो किसे बनाया गया है, ये बताना है आपको। तो बिम्स्टेक साथियों जो संगठन है उसके 7 तो मेंबर हैं। सदस्य देश कितने हैं? 7 मेंबर हैं, और उन 7 मेंबर में एक आपका श्रीलंका है, म्यांमार है, भारत है आपका, बांग्लादेश है, नेपाल और भूटान भी हैं। ऐसे 7 देश इसमें आते हैं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका हो गया आपका, भारत,
थाईलैंड, सात देश हैं साथियों, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। और इसका मुख्यालय है वो आपके मुख्यालय नहीं कहते सचिवालय हैं, तो वो आपका ढाका में है। कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है वहाँ पर इसका सचिवालय है। और इंद्रमणि पांडे को इसका महासचिव नियुक्त किया गया है। ये इंद्रमणि पांडे कौन है? तो ये भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं और जिन्होंने जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का रिप्रेजेंटेशन किया है, प्रतिनिधि के तौर पर कार्य किया है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित करने का घोषणा की गई? अभी साथियों आपने देखा होगा चुनाव से पूर्व भारत रत्न बड़ी सीट में बांटे गए, जबकि नियम ये था कि एक वर्ष में 3 लोगों को ही भारत रत्न मिलेगा, लेकिन चुनाव से पूर्व वो नियम ही टूट गया और 5 लोगों को ये भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई है। उनमें से एक हैं आपके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी। आपको बताना उनका नाम क्या है। विकल्प आपके सामने: ए कर्पूरी ठाकुर, बी लालू प्रसाद यादव, सी जगन्नाथ मिश्र, डी बिंदेश्वरी दुबे। साथ ही इसका राइट आंसर आपने काफ़ी चर्चा में सुना होगा, कर्पूरी ठाकुर को ये भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इसके साथ लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी की गई है, चौधरी चरण सिंह जी को भी की गई है, एम एस स्वामीनाथन को भी की गई है, एक लोग और हैं वो। ऐसे 5 लोगों को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? विकल्प आपके सामने: ए 22 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 24 जनवरी, डी 25 जनवरी। साथियों याद रखना आपको 21 जनवरी को 3 राज्यों को जो स्थापना दिवस अभी हमने आपको बताया, 22 जनवरी को राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। चलिए इस प्रश्न का पहला उत्तर दीजिए। इसका साथियों राइट आंसर है आपका 24 जनवरी। 24 जनवरी 22 जनवरी को राम मंदिर हुआ, 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन दिवस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक पुस्तक है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक लिखी है कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब, इसके राइटर कौन आपको ये बताना है। विकल्प आपके सामने: ए चारू निवेदिता, बी एम.जे. अकबर, सी आरिफ मोहम्मद, डी रोहित लांबा। साथ ही पुस्तक लिखी है आपकी कन्वर्सेशन विद औरंगजेब चारू निवेदिता ने, लिखी है चारू निवेदिता ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा जो पुस्तक लिखी गई है उसकी रचना किसने की थी ये बताना है आपको। विकल्प आपके सामने: ए अबुल फजल, बी अब्दुल रहीम खान खाना, सी गुलबदन बेगम और डी दारा शिको। साथ ही इसकी रचना की थी आपकी गुलबदन बेगम ने और अकबर के कहने पर इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। मुग़ल साम्राज्य के दौरान मुग़ल इतिहास लिखने वाली एकमात्र महिला इतिहासकार थी गुलबदन बेगम। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? साथ ही बौद्ध संगीतियाँ हुई 4। एक हुई
आपकी, चलिए विकल्प आप देखिए। पहले विकल्प ए है आपका अजातशत्रु, बी अशोक, सी कालाशोक और डी कनिष्क। साथ ही तीसरी जो बौद्ध संगीत हुई थी वो अशोक महान के समय में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसको संरक्षण दिया था अशोक ने। और इसके जो है अश्वघोष और वसुमित्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हुआ करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज नामक एक जो है संगठन बनाया गया था, इसकी स्थापना किसने की थी बताना ये है आप। विकल्प आपके सामने ए आत्माराम पांडुरंग, बी राजा राम मोहन राय, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। साथियों इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग जी ने, किसके साथ मिलकर? केशव चंद्र सेन के साथ मिलकर। केशव चंद्र सेन के साथ मिलकर इन्होंने 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताना है आपको ही। राज्य निर्वाचन आयुक्त, विकल्प आपके सामने ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों आपको जैसे ज्ञात होगा, एक होता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य देश में आम चुनाव संपन्न कराना, प्रत्येक राज्य में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनको संपन्न कराना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराना, ये सब कार्य होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसका कार्य होता है स्थानीय निकाय चुनाव को संपन्न कराना, चाहे वो पंचायत स्तर के हों, चाहे वो नगर पालिका स्तर के हों, नगर निगम के संबंधित चुनाव हों, उनको कराता है कौन? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और उसका जो चीफ होता है उसको कहते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त भी कह सकते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो इसकी नियुक्ति करता है आपका राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और इसी उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की निर्दिष्ट आधारों एवं रीति के अलावा अन्य किसी प्रकार से पद से नहीं हटाया जा सकता है। मतलब इसको हटाने के लिए वही पूरी प्रोसेस होगी जो हाई कोर्ट के एक जज को हटाने के लिए फॉलो की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद का भाग नहीं है, मतलब सरल क्वेश्चन है, संसद का भाग नहीं है। विकल्प आपके सामने एक लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। साथियों आपकी जो संसद बनी होती है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। एक होता है आपका लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन संसद का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। प्रमुख भाग जो 3 होते हैं उनमें से नहीं आते हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा हेतु निर्वाचित होने के लिए कम से कम कितनी आयु होना आवश्यक है? यदि आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? विकल्प ए है आपके सामने 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 21 वर्ष और डी 35 वर्ष। आपको बताना है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी आयु होना आवश्यक है। साथ ही उसका राइट आंसर है आपका 30 ईयर, 30 वर्ष। और लोकसभा का यदि बात करें हम, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए?
तो वो होती है आपकी 15 ईयर्स। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विकल्प आपके सामने: ए गुरु शिखर, बी डोडा बेट्टा, सी अनाईमुडी और डी धूपगढ़। साथियों, बताना है आपको अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, डोडा बेट्टा, अनाईमुडी या धूपगढ़। साथियों, इसका राइट आंसर है आपका गुरु शिखर। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। और डोडा बेट्टा ये आपका नीलगिरी का है। नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? डोडा बेट्टा। अनाईमुडी ये आपकी अन्नामलाई जो पर्वत श्रृंखला है उसका सर्वोच्च शिखर है अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर क्या है? अनाईमुडी। और धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसका सबसे बड़ा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है कौन? धूपगढ़। तो आपको एक प्रश्न से 4 प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेट्टा ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। और पर्वत श्रृंखला न कहें पहाड़ी टाइप का जिनको बड़े पर्वत नहीं है, जो अरावली है वो तो अब ब्रज पर्वत होना, उसकी लंबाई लगातार घट रही है, लेकिन सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला वो जो भारत में है वो अरावली ही है। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला जो आपके पश्चिमी घाट की तरफ है उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। और जो सतपुड़ा श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। अगले प्रश्न की तरफ चलें। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, देखिए साथी, टाइगर रिजर्व का पुनः क्वेश्चन है। नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में से कोई नहीं क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिल जाता है। मैंने टाइगर रिजर्व पर भी, आपका हाथी रिजर्व पर भी और नेशनल पार्क के संबंधित अलग अलग जो है वीडियो बनाए हैं हमने, तो आप उसको, मैं उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उस लेक्चर को देखकर डिटेल में इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा टाइगर रिजर्व है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित कोई न कोई प्रश्न देखने को हमें मिल ही जाता है। तो जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? विकल्प आपके सामने: ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश और डी बिहार। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका बिहार। जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वो कहाँ पर है? बिहार राज्य में अवस्थित है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, आपको ये बताना है। विकल्प आपके सामने: ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति और डी शनि। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है ये बताना है आपको। साथियों, वो सबसे गर्म ग्रह है आपका, जिसे कहा जाता है भोर का तारा। तो वो गर्म ग्रह है आपका शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है और इसको पृथ्वी के जुड़वां बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही भोर का तारा भी कहा जाता है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? साथियों, भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित भी मैंने एक क्लास लेक्चर लिया है और वो उसका वीडियो का जो लिंक भी मैं आपके इस जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। आप दर्रों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण भारत के दर्रे हैं, किस किस राज्य में अवस्थित हैं, कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, कौन सी नदी ने किस दर्रे से वो प्रवेश किया है, वो सारी जानकारी आपको उस लेक्चर में देखने को मिल जाएगी। बताना आपको यहाँ पर ये है कि सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है। तो पहले तो आपको साथी ये पता होना चाहिए कि कौन सी नदी भारत से निकलती है, कौन सी नदी भारत में बाहर से प्रवेश करती है। भारत का जो हिमालय नदी तंत्र है या दक्षिण भारत का जो नदी तंत्र है, इसके संबंध में भी हमने डिटेल में लेक्चर तैयार किया है।
उसका लिंक मैं इसको डाल दूँगा। उसमें लिखा है हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इस तरह से हमने 2 लेक्चर नदियों से संबंधित तैयार किए हैं, वो मैं लिंक इसके आप में डाल दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। और उससे आपको भारत की जो चाहे वो हिमालयी नदियाँ हों, चाहे प्रायद्वीपीय नदियाँ हों, उनसे संबंधित नदियों का ज्ञान आपको हो जाएगा। नदियों की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, उनका उद्गम स्थल कौन सा है, ये सारी जानकारी आपको उन लेक्चर में मिल जाएगी। शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है साथियों? तो भारत में जो सिंधु नदी भी बाहर से प्रवेश करती है, सतलज नदी भी बाहर से प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत से प्रवेश करती है, और झेलम नदी जो है ये भारत में प्रवेश नहीं करती। इसका उद्गम स्थल भारत में ही है, वेरीनाग झील से। वेरीनाग झील से होता है, इसको शेषनाग झील भी कहते हैं। और जब आप कभी अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे तो आपको रास्ते में शेषनाग झील मिलेगी, उसे ही वेरीनाग झील भी कहते हैं, और वहीं से झेलम नदी का उद्गम स्थल होता है। सिंधु नदी आपके यांगपी दर्रे से प्रवेश करती है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। सतलज नदी आपकी शिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी साथियों ये आपके प्रवेश करती है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और सिंधु नदी भी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। सतलज नदी भी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। सतलज नदी जिस दर्रे से प्रवेश करती है उसी का नाम है शिपकीला दर्रा। चलते हैं अगले, आज का ये अंतिम प्रश्न हुआ साथियों। तो मैंने आपका इस कलेक्शन में भी, इस प्रैक्टिस सेट में भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न बहुत ही पसंद आए होंगे, आपके लिए जो आपको नॉलेज गेन करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ऐसा ही कलेक्शन लेकर आपके लिए आगे भी आता रहूँगा। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और इसको सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे प्रत्येक जो भी लेक्चर वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसका जो है अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।